Assalamu alaikum. Here we are again and we are doing it the section 2 जिसमें हम टाइमलाइन करेंगे 1900 से 1947 तक की। ये हमारा सेक्शन 2 इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे पाकिस्तान मूवमेंट चल रही है और पाकिस्तान मूवमेंट के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट 14 मार्कर्स बनते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट 7 मार्कर्स बनते हैं। ठीक है, मेरी कोशिश है कि मैं आपको टाइमलाइन के थ्रू लेकर चलूं क्योंकि इस सेक्शन में टाइमलाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 1900 में कोई सिग्निफिकेंट इवेंट नहीं है, जो था वो हमने सेक्शन 1 के एंड पे रिकॉर्ड कर लिया था। सेक्शन 2 के हवाले से कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट नहीं है। तो हमारी कहानी शुरू होती है 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल से। और पार्टीशन ऑफ बंगाल आपको पता है किस वजह से किया जाता है, उसके सेवरल रीजंस हैं, उसमें से एक दो रीजंस मैं आपको बताता चलता हूं। एक तो जी एडमिनिस्ट्रेटिवली उसको करते हैं कि जी बहुत बड़ा इलाका है और उसको बेहतर एडमिनिस्ट्रेट किया जाए। सेकेंडली एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन एक और होता है कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए भी इसको बेहतर मैनेज किया जाए। तीसरा रीजन आपको 7 मार्क के लिए बता देता हूं। तीसरा रीजन के काउंटर करें कांग्रेस को, जो कि आहिस्ता आहिस्ता एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनती जा रही थी और कुछ नेशनलिस्ट एजेंडाज वाले लोग भी थे, जैसे तिलक ऑफ पूना वगैरह। इन लोगों को भी काउंटर किया जाए जो कि सीक्रेट सोसाइटीज के साथ भी काम कर रहे थे। अब हमारे पास इसी टाइम पे 1905 में पार्टीशन होता है, तो हिंदू रिएक्ट करते हैं और वो रिएक्ट करके स्वदेशी मूवमेंट शुरू कर देते हैं। तो स्वदेशी मूवमेंट का टाइम आपको पता चल रहा है 1905 से शुरू होती है और ये बड़ी सक्सेसफुल होती है, तो इसके बारे में आगे बात करेंगे। देन फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग होती है 1906 में थ्रू शिमला डेपुटेशन सक्सेस। शिमला डेपुटेशन में 35 लोग जाते हैं, मिलकर आते हैं लॉर्ड मिंटो से और वो आपकी कुछ बातें मान लेते हैं, जैसे सेपरेट इलेक्टोरेट और एक्स्ट्रा सीट्स इन द काउंसिल। जब ये दो चीजें हो जाती हैं तो मुसलमानों को लगता है कि अब तो हमें अपनी एक पार्टी बनानी चाहिए। तो पार्टी बनाते हुए कुछ एम सोचते हैं। जो कुछ एम्स वो सोचते हैं उसमें से एक एम होता है कि हम लॉयल रहेंगे ब्रिटिश से, क्योंकि ब्रिटिश नहीं तो हमें इजाजत दी है। और ये पहला मौका होता है 1857 की जंग के बाद, जब मुसलमानों के ताल्लुकात बेहतर हो रहे होते हैं ब्रिटिश से। कौन चाहता था कि मुसलमानों के ताल्लुकात बेहतर हो जाएं? वो वही आदमी था जिसने 1857 के बाद कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट लिख के बाद में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मूवमेंट शुरू की थी। ठीक है, तो सर सैयद अहमद खान चाहते थे कि ये हो और ये 1906 में हो गया। इसका मतलब कोई 50-60 साल लगे सर सैयद अहमद खान के काम को पूरा होने में। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेशंस बेहतर होने लगे। तो लॉयल्टी टू द ब्रिटिश एक एम इन्होंने रखा, इस एम को याद रखना, ये पहला एम है। इसके बाद जो 3 एम हैं, टोटल 4 एम थे। एक है प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम्स रिलीजियस राइट्स, एक है सोशल राइट्स और एक है पॉलिटिकल राइट्स। जी आमिर बोले बेटा, अहमद आमिर बोले, क्या बोल रहे हैं? सर वो थोड़ा सा इरेलीवेंट हो जाएगा, लेकिन सर वो सेक्शन 1 में अगर सर सईद अहमद खान के बारे में हमने लिखना हो तो सर हम उसके वो लिख सकते हैं, जब पैदा कब हुआ था, उसका बैकग्राउंड क्या था, उसके अब्बू कौन थे, नहीं, इट डज नॉट, वो कहाँ काम इट्स करते नॉट हैं। नेसेसरी, नॉट रिक्वायर्ड। ओके सर। ठीक है, अच्छा जी, आपने सिर्फ वो बात करनी है जिससे कोई फर्क पड़ रहा हो, उसके पैदा होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, सभी पैदा होते हैं, सभी मरते हैं। मरने पे अगर वो बड़ा आदमी बन गया तो उसके मरने पे इम्पैक्ट होगा, तो वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, पैदा होता हुआ बच्चा तो इम्पैक्ट नहीं करेगा ना। अच्छा जी, देन 1908 आपके पास यहाँ पर प्रेस एक्ट लगाते हैं। क्यों लगाते हैं प्रेस एक्ट? क्योंकि रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस को, क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट उसी के थ्रू चल रही होती है और अवेयरनेस आ रही होती है लोगों को। 1909 में मॉडलेमेंटो रिफॉर्म्स आते हैं और वो रिजेक्ट हो जाते हैं। उसकी रिजेक्शन की वजह कांग्रेस रिजेक्ट करती है, क्योंकि वो ये सोच रही होती है कि एक रिवर्सल आएगा और रिवर्सल नहीं आता, पहली चीज। दूसरी चीज, वो इसलिए रिजेक्ट करते हैं क्योंकि मुसलमानों को किए हुए वादे शिमला डेपुटेशन वाले वो पूरे हो जाते हैं मॉडलेमेंटो रिफॉर्म्स में। तो उसकी सक्सेस की वजह से कांग्रेस मना करती है, क्योंकि उनके नजर में सेपरेट इलेक्टोरेट और एक्स्ट्रा सीट्स इन द काउंसिल नहीं देनी चाहिए थी। एक और रीजन है इसका कि ये सिर्फ एक एडवाइजरी काउंसिल थी। अगर सीट्स इन द काउंसिल बढ़ भी जाती तो उससे कुछ होना नहीं था, क्योंकि सिर्फ आप मशवरा दे सकते थे, आप कोई कानून नहीं बना सकते थे। दैट इज वाई मॉडलेमेंटो रिफॉर्म्स वर रिजेक्टेड। इसी रिफॉर्म को इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 भी कहा जाता है। ठीक है, इसका मतलब मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स को, मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स जो बाद में आगे आएंगे, उनको इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1919 कहा जाएगा। ये बात इसलिए बता रहा हूं कि अगर नाम बदल कर आ गया तो भाई परेशान नहीं होना, चीजें की।
1911 में पार्टीशन रिवर्स हो जाता है और इस वक्त मुसलमान अनहैप्पी और हिंदू हैप्पी हो जाते हैं और स्वदेशी मूवमेंट सक्सेसफुल हो जाती है। लॉर्ड मिंटो पे कुछ असैसिनेशन अटेम्प्ट्स होते हैं जिसकी वजह से वो रिवर्सल करने के लिए तैयार हो जाते हैं और प्लस किंग जॉर्ज आ रहे होते हैं तो उनकी सेफ्टी के लिए भी वो रिवर्स कर देते हैं। सो सम ऑफ द रीजन आई टोल्ड यू रिगार्डिंग द रिवर्सल एंड सम ऑफ द रीजन रिगार्डिंग द पार्टीशन व्हाई इट हैपेंड। सो ये दोनों सवाल वाई में भी आ सकते हैं और ये दोनों सवाल मिलकर भी आ सकते हैं 14 मार्क्स में। आगे चलते हैं। वर्ल्ड वॉर शुरू होती है और वर्ल्ड वॉर का इंपैक्ट आने लगता है और जब वर्ल्ड वॉर का इंपैक्ट आने लगता है तो लखनऊ पैक्ट साइन हो जाता है। और लखनऊ पैक्ट साइन होते हुए अगर आप इन दो इवेंट्स को मिलाएं, अगर आप इन दो इवेंट्स को मिलाएं, इस टाइमलाइन को इस टाइमलाइन से, तो इस टाइमलाइन के बीच में एक बड़ा इवेंट है जो मैंने यहां जानबूझ के नहीं लिखा और वो है 1930 और ये है मिस्टर जिना जो कि ज्वाइन करते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। और मुस्लिम लीग ज्वाइन करने पे मिस्टर जिन्ना कहते हैं, इस शर्त पे ज्वाइन करते हैं कि तुम अपना वो एम हटा दो तो मैं ज्वाइन करूंगा। ठीक है, और वो एम कौन सा था जो ये कहते हैं हटा दो? वो एम होता है लॉयल्टी टू द ब्रिटिश। क्योंकि उनका कहना ये होता है कि लॉयल्टी टू द ब्रिटिश आप दिखा तो रहे हो, उसका फायदा क्या है जब तक आप सेल्फ रूल नहीं लोगे। तो मोहम्मद अली जिन्ना के आने से सेल्फ रूल का एक एलिमेंट आता है, लॉयल्टी टू द ब्रिटिश को हटा के चेंज करते हैं अपना सेल्फ रूल का एम। ठीक है, मुसलमान भी। और यही सेल्फ रूल का एम कांग्रेस का भी होता है। तो क्या कांग्रेस और मुसलमान दोनों सेल्फ रूल अब मांग रहे हैं? तो 1916 में इसलिए लखनऊ पैक्ट साइन होता है क्योंकि दोनों के एम्स एक हो जाते हैं। और कांग्रेस जो कि सेपरेट इलेक्टोरेट और एक्स्ट्रा सीट्स इन द काउंसिल के बारे में अग्रीमेंट में नहीं होती शुरू में 1909 के मामले पे, अब वो मुसलमानों की बात मान लेती है कि आपके एक्स्ट्रा सीट्स इन द काउंसिल और आपके सेपरेट इलेक्टोरेट्स होने चाहिए। इसका मतलब दोनों एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार हैं। इसलिए लखनऊ पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लखनऊ पैक्ट मोहम्मद अली जिन्ना की वजह से ही हुआ था। आगे चलते हैं तो हमारे पास 1919 तक क्या क्या हो रहा है। मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स आते हैं और उसी के साथ साथ रॉलेट एक्ट भी पास हो जाता है, अमृतसर मैसेकर भी हो जाता है और खिलाफत मूवमेंट भी इमर्ज होने लगती है। मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स जो आते हैं वो रिजेक्ट होते हैं। उसकी रिजेक्ट होने की वजह एक तो ये लखनऊ पैक्ट में दोनों टीम अप कर लेते हैं। तो इन दोनों का मानना ये होता है कि ब्रिटिश जो भी रिफॉर्म लेकर आएगा वो हमारे फेवर में होगा तो मानेंगे वरना नहीं मानेंगे। और वो जो फेवर में होने वाली चीज है उसको इन्होंने ये नाम दिया है, इसको होम रूल भी कहते हैं, सेल्फ रूल भी कहते हैं। ठीक है, सेल्फ गवर्नेंस है बेसिकली, ये कि हम खुद गवर्न करेंगे, अब हम बड़े हो गए। ठीक है, तो ये नहीं मिलता तो ये रिजेक्ट कर देते हैं। इसकी जगह पे आता क्या है? इसकी जगह पे डायआर्की आता है। डायआर्की होता है टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम, टू गवर्नमेंट्स एट द सेम टाइम। ठीक है, जिसमें रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स होते हैं। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में उन्होंने हर एरा गैरा फजूल का इवेंट सब्जेक्ट दिया हुआ होता है। रिजर्व सब्जेक्ट्स में उन्होंने सारी अच्छी चीजें अपने पास रखी हुई होती हैं, फाइनेंस रखा हुआ है, डिफेंस रखा हुआ है, ये सारी चीजें अपने पास रख लेते हैं वो। और आम जो फजूल सी चीजें होती हैं वो सारी चीजें इंडियंस को दे देते हैं कि तुम ये लोग मैनेज करो। ठीक है, ताकि मुंह बंद हो जाए इनके। तो इंडियंस इस पे खुश नहीं होते। देन रॉलेट एक्ट आता है और रॉलेट एक्ट में ये होता है कि किसी को भी पकड़ लेंगे, अरेस्ट विदाउट वारंट और बेल बिफोर, जो जो बेल होती है उसका भी चांस खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इनह्यूमन एक्टिविटी होती है। इस पे मिस्टर जिना एग्जीक्यूटिव काउंसिल से रिजाइन भी कर देते हैं रॉलेट एक्ट पे। देन इसी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहा होता है जलियांवाला बाग में, तो अमृतसर मैसेकर हो जाता है और वहां पे 400 से ज्यादा लोग मर जाते हैं और 1200 से ज्यादा लोग इंजर्ड हो जाते हैं। जनरल डायर वहां पे गोलियां चला देता है। अब ये सारे इवेंट्स क्या अच्छे हैं? ये ऑब्वियसली मुसलमानों और हिंदुओं के लिए बुरे इवेंट्स हैं और इससे गम और गुस्सा बढ़ रहा होगा मुसलमानों का अगेंस्ट द ब्रिटिश। इस बात को जहन में रखो। ऑटोमेटिकली खिलाफत मूवमेंट इमर्ज हो जाती है क्योंकि जो वर्ल्ड वॉर होती है उस वर्ल्ड वॉर में किए गए वादे नहीं निभाते ब्रिटिश। तो खिलाफत मूवमेंट इमर्ज होती है और खिलाफत मूवमेंट के बारे में बात की जाती है। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद आप आगे यहां से देखें, जरा कंटिन्यूएशन में तीन चार चीजें देखें। आई एम रिसीविंग अ कॉल। ठीक है।
ओके जी, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, आई हैड टू टेक दैट कॉल। अच्छा जी, फिर आपके पास 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इमर्ज होती है, ठीक है। और ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इमर्ज हो रही है, ठीक है, ये लेकर जाती है चौरी चौरा इंसिडेंट तक, और ये गांधी साहब चला रहे होते हैं। और ये चौरी चौरा इंसिडेंट जो हो जाता है जिसमें 22 पुलिस वाले जल के मर जाते हैं, इसकी वजह, ये एक वजह बनती है खिलाफत मूवमेंट के खत्म होने की, क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में साथ साथ चल रहे होते हैं ये खिलाफत मूवमेंट के, उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। और सपोर्ट करने का रीजन क्या होता है? लखनऊ पैक्ट, दोनों एक दूसरे की सपोर्ट कर रहे हैं। देन 1924 में खिलाफत अबॉलिश्ड हो जाती है, वहां पर खुद ही बंदा कह देता है कि भाई हम खिलाफत खुद ही खत्म कर रहे हैं क्योंकि हम एक नए सिस्टम में जा रहे हैं। सो खिलाफत मूवमेंट का स्टार्ट होना एक अलग रीजन 7 मार्क्स बन सकता है, और फेलियर भी एक अलग रीजन बन सकता है। उसके 3 रीजन यहाँ मौजूद हैं जी। बेटा बोलें तैमूर। सर ये खिलाफत के ऊपर अभी नवंबर में 25 मार्क्स कंपलसरी पे आए हैं, तो अभी इसके चांसेस कम है ना? हाँ, इसके चांसेस कम है। आई थिंक अगर आएगा तो 4 मार्क में आएगा या 7 में आएगा, 14 मार्क, आई डोंट थिंक सो। थैंक यू। अच्छा, लेकिन टॉपिक जरूर करना है, यू नेवर नो के दोबारा आ जाए, ठीक है। अच्छा जी, 1927 में इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करते हैं, अपनी डिमांड सेल्फ गवर्नेंस के लिए सामने रखते हैं, ब्रिटिश एम्पायर के लिए, ठीक है, दिल्ली प्रपोजल के हवाले से। देन साइमन कमीशन की रिपोर्ट आती है, और उस रिपोर्ट से बहुत डिसकंटेंट होते हैं इंडियंस, क्योंकि उसमें इंडियंस ही शामिल नहीं होते, तो दे अपोज एंड दे रिजेक्ट दी साइमन कमीशन रिपोर्ट। प्लस 1928 में इसका जवाब दिया जाता है। बेसिकली ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कोशिश हो रही होती है, लेकिन साइमन कमीशन रिजेक्ट हो जाता है। साइमन कमीशन के लिए नेहरू रिपोर्ट आती है, नेहरू रिपोर्ट में लखनऊ पैक्ट के अंदर जो दोस्ती हुई होती है वो हो जाती है खत्म। लखनऊ पैक्ट का बिल्कुल रिवर्स होती है नेहरू रिपोर्ट। लखनऊ पैक्ट में दोस्ती मान लेते हैं वो कि एक्स्ट्रा सीट्स इन द काउंसिल एंड सेपरेट इलेक्टोरेट होने चाहिए मुसलमानों के। नेहरू रिपोर्ट में वो बिल्कुल ही उड़ा देते हैं इसमें, और कहते हैं जी इंडियंस की सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए, और मुसलमानों की और माइनॉरिटी की ये राइट्स हम नहीं मानते। तो इसका मतलब आपकी दोस्ती खत्म। इस दोस्ती खत्म होने पे 1929 में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना 14 पॉइंट्स देते हैं। और इससे पहले एक आइडिया भी देते हैं उनको कि अगर इसको आपको बेहतर करना है तो मेरी कुछ ये रिक्वेस्ट है, इसको बेहतर कर लें। लेकिन नेहरू साहब इसको नहीं मानते। बेटा होल्ड योर थॉट, थोड़ी देर बाद बात करेंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ 1929 में जब ये अपने रेफरेंसेस दे देते हैं कायदे आजम, तो ये भी रिजेक्ट कर देते हैं इंडियंस एंड ब्रिटिश। तो इसका मतलब ब्रिटिश, इंडियन और मुस्लिम्स किसी पॉइंट पे कॉमन नहीं आए। तो इसका रीजन बनता है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले अगर आप देखें तो सॉल्ट मार्च लिखा हुआ है और इलाहाबाद एड्रेस लिखा हुआ है। सॉल्ट मार्च बिगिन होती है और उसमें गांधी साहब इन्वॉल्व होते हैं, और जब वो ये सॉल्ट मार्च करते हैं तो वो गिरफ्तार हो जाते हैं। जब वो गिरफ्तार हो जाते हैं तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं आ पाते, ठीक है। अब इस फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की अहमियत ज्यादा हो जाती है जब 1930 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले, हाँ, इलाहाबाद एड्रेस हो जाता है, और जहां पे अल्लामा इकबाल कुछ स्टेट्स का नाम लेके कहते हैं कि ये मुस्लिम स्टेट्स बननी चाहिए हैं, ठीक है, जिसमें बलूचिस्तान, सिंध के उस वक्त का NWFP, पंजाब और बंगाल एंड कश्मीर, इनको कहते हैं अमेलगमेटेड एज अ वन स्टेट विद इन द ब्रिटिश एम्पायर और विदाउट द ब्रिटिश एम्पायर। हम एक स्टेट बना दें इन सबकी, मुसलमानों की एक स्टेट जहां पर मुसलमान अपने तौर पे गवर्न करें, ठीक है, विद इन द ब्रिटिश एम्पायर और विदाउट, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइम एक बात की जाती है। इस चीज को कहते हैं कि अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान का ख्वाब देखा। बात समझ आ रही है? वो जो आप तस्वीर देखते हैं ना, वो हाथ रख के बैठे हुए, वो एक्चुअल में ख्वाब देखना, वो एक्चुअल नहीं है, एक्चुअल में इलाहाबाद एड्रेस इज द ख्वाब, राइट। देन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है और वो बड़ी सक्सेसफुल होती है मुसलमानों के लिए, लेकिन ओवरऑल फेलियर होता है। मुसलमानों के लिए सक्सेसफुल क्यों होती है? क्योंकि उसमें उनकी अपोज करने के लिए कोई नहीं होता, गांधी नहीं होता और कांग्रेस भी नहीं आती। तो मुसलमानों की बातें एज इट इज जो भी होती हैं वो मान ली जाती हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट्स और एक्स्ट्रा सीट्स इन द काउंसिल। ब्रिटिश उनकी बात एक्सेप्ट कर लेता है, बट ओवरऑल कॉन्फ्रेंस फेलियर की तरफ जाती है, क्योंकि सबसे बड़ी जमात ही नहीं होती, सबसे बड़ी पार्टी नहीं होती, और उस वक्त का सबसे बड़ा लीडर जो सबसे बड़ी जमात का था गांधी, वो भी नहीं होता। सो दे हैड टू मेक अ गांधी अर्बन पैक्ट।
कि उसको लेकर आया जाए सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब वो आता है तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वो अपना एजेंडा बहुत हार्ड लाइन लेके रखता है और बड़ा स्टबन एटीट्यूड होता है, और वो माइनॉरिटी राइट्स पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, जिसकी वजह से ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी उसके आने की वजह से फेल हो जाती है। पहले उसके आने ना आने की वजह से फेल होती है, अब इसके आने की वजह से फेल होती है। लेकिन यहां पर मुसलमान फिर अपनी कुछ बातें मनवा लेते हैं, वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मनवा लेते हैं, और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के साथ साथ NWFP और सिंध को एक प्रोविंशियल स्टेटस भी दिलवा देते हैं। ठीक है, तो ये दो अच्छी बातें मैंने आपको बताई और दो बुरी बातें मैंने आपको बताई। अगर ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का सवाल आ जाता है कि वाज इट सक्सेसफुल और वाज इट नॉट सक्सेसफुल, तो क्या आप इसमें से दो अच्छी बातें और दो बुरी बातें मार के इसको कवर अप कर सकते हैं? यस, प्रॉपरली कर सकते हैं। अगर आप तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में पढ़ें, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो वो एक टोटल डिजास्टर, टोटल फेलियर था, क्योंकि उसमें किसी ने इंटरेस्ट नहीं लिया और सिर्फ 46 डेलीगेट्स आए थे। इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले 32 में जो कॉन्फ्रेंस हुई और 31 में जो कॉन्फ्रेंस हुई, सेकंड और थर्ड के बीच में जो बात हुई, वो कम्युनल अवार्ड है। और कम्युनल अवार्ड की जो मेन बात है वो ये कि जो उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर होता है, रैमजे मैकडोनाल्ड, वो ये बात एम्फसिस देता है इस बात पे कि अगर आपने कोई हल नहीं निकाला कॉन्स्टिट्यूशनल का, तो फिर हम अपनी मर्जी का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, अगर हिंदू और मुस्लिम अग्री नहीं होते किसी एक कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। ऐसा ही होता है, और कोई एग्रीमेंट नहीं होती, लेकिन कुछ कुछ बातें जो मुसलमान मनवा चुके होते हैं वो आगे आ जाती हैं। फिर 1934 में व्हाइट पेपर बिल इंग्लैंड की पार्लियामेंट में प्रोड्यूस होता है, और उस व्हाइट पेपर बिल की वजह से द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास होता है, और जिसकी वजह से लिमिटेड ऑटोनॉमी मिल जाती है। लिमिटेड ऑटोनॉमी का मतलब है, ऑटोनॉमी का मतलब होता है इख्तियार। इख्तियार का मतलब आप केपेबल है कि ये काम कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, आपको मौका दिया जा रहा है कि आप ये काम कर, एक तरह की एक्सेप्टेंस, एक तरह की अलाउंस। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास होता है। इसकी दो अच्छी और दो अच्छी बुरी बातें बता देता हूं, फिर इसके बाद आप डिटेल में इसको देख लीजिएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू एंड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिल जाती है, और NWFP और सिंध को नया प्रोविंस बना दिया जाता है। तो इससे मुसलमानों के रीजन में अच्छा मामला हो जाता है, क्योंकि उनको दो प्रोविंस मिल जाते हैं अपनी गवर्नेंस के लिए, पहली चीज, और वहां पे वो अपने कानून बना सकते हैं। इसी से अगर आप देखें तो इससे पता चलता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आगे जाके फ्यूचर में पाकिस्तान के मैप को भी थोड़ा बहुत डिजाइन कर रहा है, क्योंकि सिंध और NWFP शामिल हुए थे पाकिस्तान में। इसी तरह 25% ऑफ द पीपल कैन नाउ वोट इन इंडिया। दैट वाज अ लार्ज नंबर ऑफ रेज, बिकॉज इससे पहले सिर्फ 2% पीपल वोट कर सकते थे, और अब 25% लोग वोट कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा जंप था। तो ये सक्सेस थी इसकी। लेकिन इसकी एक बुरी बात ये थी कि स्टिल 75% पीपल कैन नॉट वोट ड्यू टू द प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन, क्योंकि जिनका अपना अपना घर था उनको वोट देने की इजाजत थी। तो ये एक अच्छी और बुरी बात और थी। इसी तरह इसमें डायरकी का सिस्टम आ गया था। डायरकी जो कि पहले मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स में थी, वो अब वहां प्रोविंशियल लेवल से खत्म होके सेंट्रल लेवल पर आ गई थी, यानी मतलब ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट्स अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थे। और एक बात यहां पर ऐड कर दूं, जिन्होंने होलिस्टिकली पढ़ा हुआ है उनको ये बात बहुत अच्छे से समझ आएगी। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एक अथॉरिटी देता था गवर्नर जनरल को कि वो अभी भी कुछ भी कानून पास कर सकता है और पूरी की पूरी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को या इंडियन असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है, द पावर रिमेन्स विद द गवर्नर जनरल। तो इस बात को भी इंडियंस ने नहीं माना, ये एक फेलियर था इस कॉन्स्टिट्यूशन का। बट रिमेंबर कि 1954 और 1955 में जब पाकिस्तान बन गया था, तो तुम एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस वाला सवाल देखते हो, जिसमें मोहम्मद अली बोगरा वर्सेस दी गुलाम मोहम्मद वाला एक सवाल है, जिसमें मौलवी तमीजुद्दीन भी आते हैं। पाकिस्तान जब बन जाता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का ही मामला चल रहा होता है, राइट।
उसी के थ्रू पाकिस्तान चल रहा होता है। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इसीलिए लेकर आते हैं कि एक नया कानून बनाया जाए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से जान छुड़ाई जाए, ताकि हमारा अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन हो। बट उससे पहले एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आता है 1954-55 में, जहां पर मोहम्मद अली बोगरा पावर कट कर देता है एक बिल पास करके मलिक गुलाम मोहम्मद की। सबको शायद ये बात याद होगी, सेक्शन 3 की बात कर रहा हूं मैं। और मलिक गुलाम मोहम्मद वापस से पूरी असेंबली को डिसॉल्व कर देता है और इमरजेंसी लगा देता है। ये बात याद है? यस सर। ये वही बात है जो अभी मैंने कही कि यहाँ पे गवर्नर जनरल के पास पावर है, वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को हटा सकता है। तो यही इसका फेलियर था, और वही फेलियर मोहम्मद अली बोगरा के अगेंस्ट इस्तेमाल हुआ, मलिक गुलाम मोहम्मद ने किया था। ठीक है, तो ये इसका सर लिंकेज है, ताकि आपको बात समझ आ जाए। जी बेटा बोले। इसी की वजह से पॉलिटिकल क्राइसिस आ गई थी। एग्जैक्टली यही बात मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब इसके बाद हुए 1937 सर के इलेक्शन, और 1937 के इलेक्शंस में मुसलमान हार गए। मुसलमान के हारने के 3 रीजंस हैं, इन्हीं 3 रीजंस को तुम रिवर्स कर देना तो तुम्हारे 1945 के इलेक्शन की जीत का रिजल्ट आ जाएगा। 1937 में हारने का रीजन ये है कि मुसलमानों की एक इमेज प्रॉब्लम थी, और वो इमेज प्रॉब्लम ये थी कि मुसलमान गरीब थे और उनके जो इलेक्शन लड़ने वाले लोग थे, लीडर्स थे, वो अमीर थे। तो उनका इमेज का प्रॉब्लम चल रहा था कि कैसे ये अमीर आदमी मुझे रिप्रेजेंट कर सकता है। देन दोनों पार्टीज, मुस्लिम लीग और कांग्रेस, जिनके दरमियान इलेक्शंस हो रहे थे, दोनों पार्टीज जो थी उनके दोनों का सेल्फ रूल था एजेंडा। तो मुसलमानों ने सोचा कि कांग्रेस बड़ी जमात है, उसमें भी कुछ मुसलमान लोग हैं, इन्हीं को वोट दे देते हैं, ज्यादा बड़ी पार्टी के साथ जाना चाहिए, दे वुड बी स्ट्रोंगर। सो दे थॉट के ये करना चाहिए, और उन्होंने किया। तो एक रीजन ये था कि मुसलमानों का वोट कांग्रेस को पड़ गया था। तीसरा रीजन ये था कि मुसलमान जो लीडरशिप थी मुस्लिम लीग की, वो इनएक्सपीरियंस थी रिगार्डिंग द इलेक्शंस। ठीक है, अब इसी 3 चीजों को उल्टा कर लो, इनएक्सपीरियंस लीडरशिप 1945 के इलेक्शंस में एक्सपीरियंस्ड हो गई, राइट। देन कांग्रेस को अब वोट नहीं पड़ा 1945-46 के इलेक्शंस में, क्योंकि कांग्रेस रूल देख लिया था। ठीक है, देन आखिरी चीज जो इमेज प्रॉब्लम था कि मेरा लीडर अमीर और मैं गरीब, वो इमेज प्रॉब्लम भी हट गया था, क्योंकि पाकिस्तान रेजोल्यूशन या लाहौर रेजोल्यूशन आपने पास कर दी थी, और अब सबका कॉमन गोल था पाकिस्तान लेना। सो देयर वाज अ क्लियर गोल इन साइट। मैंने आपको एक ही चीज से 2 अलग अलग टाइम के सवाल बताए हैं, ये जरूर जहन में रखना। देन कांग्रेस रूल जो है उसमें आपको पता है, वर्दा स्कीम, विद्या मंदिर स्कीम, और वंदे मातरम, बीफ का अलाउ ना होना, पिग फेंक देना मस्जिद में, और सेवरल रीजंस अदर, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। और इसका शुक्र अदा करते हैं जब वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाती है और कांग्रेस कहती है कि वर्ल्ड वॉर हो रही है, आप लोग यहां से जाएं, ब्रिटिश को कहते हैं। तो ब्रिटिश कहते हैं हम तो नहीं जा रहे, कहते हैं हम रिजाइन कर देंगे अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे। तो ब्रिटिश कहता है कर दो। वो समझते हैं कि हमारा रिजाइन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो रिजाइन कर देते हैं। लेकिन ब्रिटिश एक्सेप्ट कर देता है और ये कहता है कि भाई मेरे पास पहले ही जंग चल रही है, मुझे नए मसलों में मत फंसवाओ। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुई हुई है, मैं अभी ये पॉलिटिकल मैटर्स नहीं देख सकता, बाद में बात करेंगे। देन डे ऑफ डिलीवरेंस सेलिब्रेट करते हैं मोहम्मद अली जिना, कॉल देते हैं 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर 1939 को कॉल देते हैं वो, और कहते हैं कि आज हम शुक्र मना रहे हैं कि हमारी जान छूटी इस कांग्रेस के रूल से, और कहते हैं कि 22 मार्च को हम दोबारा मिलेंगे 3 महीने बाद। ठीक है, तो 22 मार्च को जब वो मिलते हैं तो फिर पूरा एक दिन लगाते हैं, और एक दिन लगा के लाहौर रेजोल्यूशन के नाम से कॉल्स फॉर सेपरेट मुस्लिम स्टेट, तो 23 मार्च को ऐलान करते हैं। ठीक है, जिसकी छुट्टी आप मनाते हैं उसका रीजन बताया मैंने आपको, डे ऑफ डिलीवरेंस से अटैच्ड है वो। ठीक है, देन 1942 का एक इवेंट, क्रिप्स मिशन आते हैं, और वो आके ये कहते हैं कि जी आप हमारा साथ दे दें और हम वॉर के बाद आपकी बातें मान लेंगे। जी बेटा तमूर बोलें। सर एक पास्ट में क्वेश्चन आया हुआ है, हाउ डिड कायद आज़म रिफॉर्म मुस्लिम लीग आफ्टर 1937? हाँ, तो वो इमेज प्रॉब्लम और लाहौर रेजोल्यूशन और मीटिंग विद डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स, यही बात वो है। इसका उल्टा होगा। उन्होंने मुस्लिम लीडरशिप को दोबारा इनहेंस किया था। ठीक है,
रिगेन किया था क्योंकि वो हारने के बाद डाउन थे ना, और फिर उन्होंने लाहौर रेजोल्यूशन तक की बात की थी, डे ऑफ डिलीवरेंस भी उसी में आएगा। ठीक है सर जी बेटा बोले। सर आप व्हाइट पेपर बिल दोबारा बता देंगे? बेटा व्हाइट पेपर बिल कुछ भी नहीं था। व्हाइट पेपर बिल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ था, उसकी ब्रिटिश में जो पार्लियामेंट में पेश हुआ था वो था वो जो चीजें नोट की गई थी और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में, वो व्हाइट पेपर बिल था। ठीक है, उसी की बेस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना। ठीक है जी, फारिस बोले। सर मुझे ये पूछना है, आप अभी गेस्ट पेपर दिखाएंगे क्या? जी जी बिल्कुल। गेस्ट टॉपिक जो जैसे वो जी जी, बनाते हैं, बिल्कुल 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 जी, वली बोले। मुझे लिखवा देगा बस। सर ये जो अभी एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि हाउ डिड जिन्ना ट्रांसफॉर्म द लीग बिटवीन 1939 से 47, हम उसमें ये लिख सकते हैं कि चीफ मिनिस्टर्स ने मतलब कि जो चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, बंगाल एंड असम थे उनको कन्विंस किया था ज्वाइन करने के लिए। एग्जैक्टली बिल्कुल लिख सकते। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास ये जो टाइमलाइन है, इस टाइमलाइन को बहुत गौर से देखना। इसका एक 14 मार्कर सवाल आता है, इसमें से किसी भी एक इवेंट को वो पूछ लेता है क्या ये इवेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तुम्हें टोटल कितने इवेंट्स देने होते हैं? 4। एक वो तुमसे पूछेगा और 3 तुम दोगे अलग से, ऐसे ही है। तो वो तुमसे पूछ सकता है क्या क्रिस मिशन इंपॉर्टेंट था, क्या वो पूछ सकता है क्विट इंडिया मूवमेंट इंपॉर्टेंट था, क्या वो पूछ सकता है गांधी जिना टॉक इंपॉर्टेंट था। यहाँ सिर्फ एक गांधी जिना टॉक है जो अलग से 14 मार्क बन सकता है, क्योंकि उसके 5 रीजंस हैं। बात समझ आई? तो जिसके, अब मैं तुम्हें टिप दे रहा हूं, पूरी हिस्ट्री के लिए टिप दे रहा हूं, कोई भी टॉपिक तुम पढ़ो जिसमें 4 से ज्यादा रीजन हैं, जिसमें 4 से ज्यादा रीजंस हैं, दैट कैन कम इनटू 14 मार्क्स। ठीक है, 4 से कम है 7 मार्क्स, 4 वाला भी सर 7 फिर भी मार्क्स। हमने उसको 4 मार्क, उसके बस 4 पॉइंट्स लिखने हैं फिर भी। हाँ, उसकी 4 एक्सप्लेनेशन। जी आयशा बोले। सर थोड़ा सा क्विट इंडिया मूवमेंट बताएंगे आप? मैं भी बता रहा हूँ, मैं तो आपको सिर्फ ये बता रहा था कि ये सवाल कैसे आता है। अच्छा जी, हमारे पास क्रिप्स मिशन आते हैं और क्रिप्स मिशन आके कहते हैं भाई ये जो जंग होने वाली है, इस जंग में, ये जो जंग हो रही है इनफैक्ट, इसमें अभी आप तंग ना करें, अभी ये जब जंग खत्म हो जाएगी तो हम इलेक्शंस करा के आपकी सारी बात मान लेंगे, आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, आप आराम से रहिएगा, जो अब है अभी हमें तंग ना करें। और वो सपोर्ट मांगने आते हैं, तो इसमें कहीं पाकिस्तान का जिक्र नहीं होता, तो जिन्ना साहब इसको रिजेक्ट कर देते हैं। और कांग्रेस इसको इसलिए रिजेक्ट करती है क्योंकि वो चाहते हैं इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर। जब इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं होती तो कांग्रेस भी रिजेक्ट कर देती है, और इसी बुनियाद पे वो क्विट इंडिया रेजोल्यूशन या क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू करती है, जिसमें वो प्रोटेस्ट करते हैं रोड्स पे आके कि क्विट इंडिया छोड़ो और यहां से भाग जाओ। ठीक है, कि अब हम खुद गवर्न कर लेंगे। द रीजन वॉज कि इंडियंस को, कांग्रेस को ये लग रहा होता है कि जो जापानीज हैं, जो अगेंस्ट द ब्रिटिश वॉर में हैं, ऐसा ना हो कि वो ब्रिटेन को ब्रिटेन में जाके मारें, इससे बेहतर है कि वो इंडिया में मार लें, क्योंकि ब्रिटेन में इंडिया में ब्रिटेन का रूल है। तो इनको लग रहा था कि यहाँ हम पे जंग आ जाएगी फजूल में, तो इसलिए कह रहे थे कि तुम जाओ, और तुम जाओ और हम यहाँ खुद ही देख लेंगे, अब हम इतने बड़े हो गए। बट ब्रिटिश वॉज रिलक्टेंट और वो नहीं जाना चाह रहा था। तो क्विट इंडिया मूवमेंट को रोकने के लिए जब फोर्स यूज की गई, तो उसमें फिर गांधी और नेहरू को अरेस्ट भी कर लिया गया। ये इसलिए वाइटल है, इसमें मुसलमान इन्वॉल्व नहीं थे, और मुसलमान जब इन्वॉल्व नहीं थे तो ये बहुत वाइटल हो गया, क्योंकि जब गांधी और नेहरू को पकड़ लिया, तो उनके पकड़े जाने के बाद मुसलमानों को 2 साल तक अपनी आपको रिगेन और अपना मैसेज अपने मुसलमान लोगों तक पहुंचाने का बहुत अच्छा मौका मिला, क्योंकि मुसलमान अकेले ही खेल रहे थे। समझ आई बात? क्योंकि मुसलमानों का कोई लीडर गिरफ्तार नहीं हुआ, क्योंकि वो दे वर नॉट इनटू द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन, दे वर नॉट फोर्सिंग ब्रिटिश टू डू समथिंग। ठीक है, दे वर वेटिंग एंड वॉचिंग। ठीक है, देन गांधी रिलीज होते हैं 1944 में ऑन दी हेल्थ ग्राउंड्स, और जब जिन्ना साहब उनसे मिलते हैं तो वो डिफरेंसेस सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और वो डिफरेंसेस कुछ 5 हैं, मैं 2 से 3 आपको यहां अभी बता देता हूं। गांधी साहब सोचते हैं कि जी 6 प्रोविंसेस का बंटवारा होने वाला है, तो 3 का अभी कर लेते हैं, 3 का ब्रिटिश के जाने के बाद। ठीक है, तो जिन्ना साहब कहते हैं भाई मुझे तुम पे यकीन नहीं है कि तुम 3 अभी कर लोगे और 3 बाद में दोगे भी, तो मैं तो नहीं मानता।
पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, गांधी कहता है कि जी सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होना चाहिए, कायदे आजम कहते हैं नहीं जी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होनी चाहिए और प्रोविंसेस के पास इख्तियार होना चाहिए कि वो अपने फैसले खुद करें। दूसरा डिफरेंस। तीसरा बड़ा डिफरेंस, ये 7 मार्कर के लिए बता रहा हूं, ठीक है, 14 मार्कर के लिए दो डिफरेंसेस देख लेना, ठीक है, ये सारी चीजें तुम्हें भेजूंगा मैं। तीसरा डिफरेंस सबसे बढ़ के ये कि गांधी कहता है कि मैं पूरे इंडिया का तर्जुमान हूं, मैं पूरे इंडिया का स्पोक्स पर्सन हूं, हिंदू मुस्लिम समेत। तो गांधी साहब को जवाब देते हैं मिस्टर जिन्ना कि भाई आप कहाँ रहते हैं, मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव तो मुस्लिम लीग होगी और मुस्लिम लीग की तरफ से मैं बैठा हुआ हूं, तो मुसलमानों का तरफ से हम हैं, तो ये आप अपने जहन से निकाल दें। तो ये तीन तो डिफरेंसेस मैंने आपको बताए। इन्हीं तीन डिफरेंसेस में से जो ये जिन्ना साहब ने आखिरी डिफरेंस का बात की, इसके ऊपर स्टैंपिंग अथॉरिटी थी। स्टैंपिंग अथॉरिटी मतलब इसको कैसे सच साबित किया मिस्टर जिन्ना ने कि आप उनके लीडर नहीं, मैं उनका लीडर हूं, यानी मतलब मुस्लिम लीग जो है वो मुसलमानों की पार्टी है, क्योंकि गांधी भी सही कह रहा था अपनी तरफ से, क्योंकि गांधी को पिछली बार वोट मिले थे, याद है, गांधी को लास्ट टाइम कांग्रेस को वोट मिला था, तो वो समझ रहा था कि उनको मिलेगा, अपनी तरफ से वो भी ठीक था, फैक्चुअली तो उसके पास पहले थी पार्टी और मुसलमानों का वोट, तो वो भी गलत नहीं कह रहा था। लेकिन अगले इलेक्शंस में मुसलमानों ने साबित कर दिया कि मिस्टर जिन्ना वॉज राइट, ठीक है। तो यहां पर शिमला कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें भी पाकिस्तान का जिक्र नहीं होता, तो वो भी रिजेक्ट हो जाती है। कैबिनेट मिशन प्लान आता है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क देते हैं कि कुछ दिनों के लिए आप इंटरिम गवर्नमेंट ले लें, उसके बाद देखते हैं। फिर डायरेक्ट एक्शन डे में कायदे आजम अपने सारे लोगों को कहते हैं कि आप बाहर निकल कर आए, दिखाएं कि आप पाकिस्तान चाहते हैं और बाहर मूवमेंट शो करें। तो जब लोग मूवमेंट शो करते हैं तो उसमें हिंदू मुस्लिम फसादात हो जाते हैं, कम्युनल वायलेंस हो जाता है, और इस कम्युनल वायलेंस की बेस पे ब्रिटिश ये डिसाइड कर लेता है कि जब उनको काम देर से करना था, वो अब वो काम जल्दी करेंगे। तो वो जो काम जल्दी करते हैं वो 1947 में 3 जून प्लान में करते हैं और फौरन से ऐलान करते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान बनने जा रहा है। जी अरीज बोलें। अरीज आप कुछ कह रही हैं? जी सर, आप कैबिनेट मिशन प्लान बता देंगे? मैं अभी आपको बताता हूँ, मैं आपको लिखा हुआ दिखा देता हूँ ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और हम फिर सेक्शन 3 की तरफ चल पड़े, ठीक है। तो ये जो आपने अभी नोट्स खोला है ये भी आप भेजेंगे ना? मैं सब भेजूंगा मेरा बेटा, मैं अपने पास रख के क्या करूंगा, मैंने पेपर देना ही नहीं ठीक है, ठीक है, जी सर। ठीक है, मैं सब आपको देता हूँ, ठीक है। दैट इज इंक्लूडेड इन दी वर्कशॉप, ठीक है। मार्च 1946 में ब्रिटिश डेलीगेशन कैबिनेट मिशन के तौर पे पेश होता है दिल्ली में, ठीक है, टू रिजॉल्व द डिफरेंसेस। जिन्ना इंसिस्टेड ऑन पाकिस्तान फॉर्मेशन 6 प्रोविंसेस, बट कांग्रेस रिजेक्टेड एनी पार्टीशन, वो चाहते ही नहीं कि पार्टीशन हो। कैबिनेट प्रपोज करता है इंटरिम गवर्नमेंट अंटिल द ब्रिटिश विड्रॉल, जब तक हम जा नहीं रहे एक छोटा सा सेटअप लगा लेते हैं इंटरिम गवर्नमेंट का, सजेस्टिंग कमीशन टू डिसाइड द इंडियाज फ्यूचर। In May 1946, the final plan outlined 3 parts of the post-British India and Hindu majority areas and Western Muslim provinces, Bengal and Assam. Each part would have local autonomy with the Central Indian Union managing foreign affairs, defense and communication. The Muslim League agreed to nominate members of interim government, और इस कैबिनेट के अंदर मुस्लिम लीग नॉमिनेट करती है अपने लोगों को, बट कांग्रेस एक्सप्रेस्ड रिजर्वेशंस एंड रिजेक्टेड द प्लान। Without Congress support, the cabinet plan was abandoned and it is risked being overturned by the British departure. In short, कांग्रेस रिजेक्ट कर देती है क्योंकि वो ये चाहती है कि कैबिनेट मिशन के अंदर मुसलमानों की तादाद कम और नॉन मुस्लिम्स की ज्यादा। तो जब नॉन मुस्लिम्स की तादाद ज्यादा होगी तो वो तो मुसलमानों के फेवर में नहीं आएगी बात, ठीक है ना। तो ये इंटरिम गवर्नमेंट के हवाले से था। डायरेक्ट एक्शन डे को भी एक नजर देख लो, फिर हम सेक्शन 3 की तरफ चल रहे हैं। सर इसके 14 मार्क्स सर दिखा देंगे? इसका 14 मार्क कैसे आता है, इसका 14 मार्क ऐसे आता है कि कोई एक इवेंट तुमसे पूछ लेगा, वो कहेगा क्या यही इवेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था फॉर दी पाकिस्तान मूवमेंट, तो तुम्हें उसके हवाले से बताना होगा कौन सा इवेंट इंपॉर्टेंट है। 2 इवेंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है
वो 2 से 3 इवेंट्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक पाकिस्तान रेजोल्यूशन इंपॉर्टेंट है, वो ना होती तो कुछ भी ना होता, ऑब्वियस है। उसी की बेस पे तो हम खेले सारा मैच, ठीक है ना, वही हमारा मैन ऑफ द मैच। बट द नोटेबल कॉन्ट्रीब्यूशंस आर 1945-46 इलेक्शंस, उनका रिजल्ट, और गांधी जिना टॉक्स। गांधी जिना टॉक में आपको पता चल गया था कि दूसरी वाली साइड जिसके अगेंस्ट आप मैच खेल रहे हो वो क्या सोच। सर नाउ और नेवर आ सकता है इसके अंदर? नाउ और नेवर क्यों आएगा, वो तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के हवाले से बात है, वो तो 1932 के बारे में बात है बेटा। हाँ जी आमना बोलें, जी आमना बोलें। आमना मदीना वाला नहीं, आमना नवी वाला। कुछ कह रही हैं आप या गलती से हो गया? मुझे लग रहा है गलती से हो गया क्योंकि आप कुछ कह नहीं रही। तैमूर कुछ कह रहे हो? जी सर पास्ट में क्वेश्चन आया हुआ है, हाउ सक्सेसफुल वर इलेक्शंस ऑफ 1937, और उसमें हम ये कंक्लूड करते हैं कि वो कांग्रेस की फेवर में थे। सो इस तरह सिमिलरली वो लोग क्वेश्चन ऐसा भी दे सकते हैं, हाउ सक्सेसफुल वर इलेक्शंस ऑफ 1945 एंड 46। बिल्कुल दे सकते हैं, और आपको मैंने आपको व्यूज बताए जो 1937 और 45 इलेक्शंस के दरमियान थे, वही उसका आंसर बन जाएगा। 45 के चीजों को रिवर्स कर दो और कांग्रेस के हारने को कह दो कि उनके लिए फेलियर था। ठीक है। अमान प्लीज इसको रहने दें, इसको ऐसे ही रहने दें। जी ज़ारा कुछ कह रही हैं आप? सर 14 मार्च में हम लोग इलेक्शंस दोनों जो हुए थे कांग्रेस और मुस्लिम के, वो अलग अलग लिख सकते हैं? नहीं तो पाकिस्तान मूवमेंट के लिए तुम कांग्रेस की के लिए क्यों लिखोगी? पाकिस्तान मूवमेंट के लिए तुम कांग्रेस के लिए क्यों लिखोगी? पाकिस्तान मूवमेंट का तो ताल्लुक पाकिस्तान के इलेक्शंस, उससे पाकिस्तान की जीत मुसलमानों की जीत से होगा। अच्छा जी एक सवाल रह जाएगा, वरना मैं आपको अभी बताता चलूं, ऐसा ना हो एक सवाल रह जाए। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है ये सवाल इस तरह का आएगा कोई। वॉज 14 पॉइंट्स द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मिस्टर जिन्ना बिटवीन 1916 टू 1947? अब यहाँ पर 14 पॉइंट सबसे पहले तुम बताओगे, उसके बाद तुम्हारा 1916 का इवेंट है, फिर तुम्हारे पास दिल्ली प्रपोजल, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, लाहौर रेजोल्यूशन, डे ऑफ डिलीवरेंस, एंगेजमेंट इन क्रिप्स मिशन, गांधी जिना टॉक्स, और कैबिनेट मिशन प्लान। सर जी बेटा। 14 पॉइंट्स के बाद फिर बस लेवल 4 के लिए 3 पॉइंट इसमें से उठा लेना। एग्जैक्टली इनमें से कोई 3, बिल्कुल ऐसे ही। इसी तरह तुम्हारे पास एक और सवाल बनता है कि अल्लामा इकबाल क्यों इंपॉर्टेंट थे और चौधरी रहमत अली क्यों इंपॉर्टेंट थे। तुम्हारे पास एक सवाल इसके लिए बनेगा कि क्या अल्लामा इकबाल ज्यादा इंपॉर्टेंट थे चौधरी रहमत अली से? तो तुम दोनों के दो दो बता सकते हो, तुम किसी एक के 3 और किसी एक का 1 बता सकते हो। तो नाउ और नेवर चौधरी रहमत अली का बता सकते हो, अल्लामा इकबाल के ये 3 पॉइंट्स बता सकते हो भाई। एक उन्होंने इलाहाबाद एड्रेस किया, प्लस वो स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल लीडर थे, ठीक है, ये उनकी कंट्रीब्यूशन थी, प्लस वो पोएट थे जिन्होंने कल्चरल हेरिटेज और मुसलमानों की स्टैंड अप राइट्स के लिए बहुत सारी चीजें और विजनरी लीडरशिप का काम किया। तो ये 3 बातें, और चौधरी रहमत अली का नाउ और नेवर। सो दिस कंक्लूड्स योर सेक्शन 2। नाउ वी आर मूविंग ahead towards the section 3। सेक्शन 3 में हमारे पास जो चीजें काम की हैं, ठीक है, मैं पहले उनको डिस्कस करना चाह रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले तुम्हारे पास 1947 में जब पाकिस्तान बन जाता है, तो पाकिस्तान बनते के साथ ही यूनाइटेड नेशंस का मेंबर बन जाता है, और ये कायदे आजम यूनाइटेड नेशन का मेंबर बनाते हैं मुसलमानों के इस कंट्री को, तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है उनकी। देन सीज फायर इन कश्मीर होता है, इसका मतलब वहां पे जंग भी शुरू होती है, ठीक है, और इंडिया इन्वेड करता है हैदराबाद दक्कन को, इसका मतलब ये तुम्हारी प्रिंसली स्टेट वाला इशू आ रहा है, ठीक है। देन तुम्हारे पास ये अर्ली प्रॉब्लम्स है। 1949 में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन शुरू होती है और फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन के लिए काम किया जाता है। लियाकत नेहरू पैक्ट भी इसी टाइम पे साइन होता है 1950 में, ठीक है, और प्रोडा को भी इसी तरफ। अच्छा यहाँ पे प्रोडा क्या एब्रिविएशन है, ये गलत है, ठीक है, प्रोडा का जो एब्रिविएशन है ये गलत है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वो है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव डिसक्वालिफिकेशन एक्ट, ठीक है, पब्लिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ नहीं आएगा?
सर ये हम अगर बस पेपर में बस प्रोडा लिखते बस सर वो मार्क्स तो नहीं कटेंगे ना? अच्छा, इसके बारे में मैं एक टेक्निक बता देता हूँ। अगर आपको कभी प्रोडा लिखना हो, वैसे तो प्रोडा वो खुद भी अगर प्रोडा पूछ रहा है तो आप तो प्रोडा ही लिख दें, कोई मसला नहीं है, लेकिन इसके एब्रिविएशन को अगर आप बता देंगे 4 मार्कर्स में तो आपको इसके नंबर मिल जाएंगे। दूसरी चीज, अगर आपने कभी सैयद अहमद शहीद बरेलवी या सर सैयद अहमद खान का शॉर्ट फॉर्म लिखना है या लियाकत अली खान का शॉर्ट फॉर्म लिखना है, तो आप लियाकत अली खान पहले लिखें और लियाकत अली खान के बाद फौरन ब्रैकेट लगा के LAK लिख दें। उसके बाद आप बार बार LAK लिखें, ठीक है, तो चल जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ LAK लिखेंगे और नहीं लिखेंगे, ये मेंशन नहीं करेंगे कि मैं ये LAK किसके लिए लिख रहा हूं, तो एग्जामिनर कहेगा भाई मुझे क्या पता किसके लिए LAK लिखा है। ठीक है जी, वही बोले। सर इसमें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का भी ऐसे कर सकते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जी, लगा उसको के? एमएल करके लिख सकते हैं बिल्कुल, लेकिन आप पहली बार ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पूरा लिखेंगे और ब्रैकेट में एमएल लिखेंगे, नेक्स्ट टाइम आप अपना टाइम बचाने के लिए शॉर्टकट कर सकते हैं। ठीक है, पहले लिखना जरूरी है। अच्छा जी, ठीक है सर। मैं यहाँ पर टू कट इन शॉर्ट तुम्हें जो टॉपिक मैंने तुम्हें प्रिडिक्टेड बताए हैं, देखो भाई, सेक्शन 3 में तुम्हें मैंने कौन कौन से टॉपिक बताए, जो मैं तुम्हें बता रहा हूं तुम पहले उन्हीं को देखो। ठीक है, एक, क्योंकि ये मैं इसकी प्रोबेबिलिटी और प्रायोरिटी के हिसाब से बता रहा हूं। ठीक है, यहां तक ठीक है। ये वो 4 टॉपिक हैं जिनको मैं समझ रहा हूं ये हर हाल में आएंगे, तो पहले इनको देख लें हम, बाकी चीजें जो रह जाएंगी वो आपके पास नोट्स होंगे, आप कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज वी हैव अ लिमिटेड टाइम, राइट? अग्रीड? यस सर। सर ठीक है, टाइमलाइन ना फॉलो करें? टाइमलाइन के थ्रू करूं या टाइमलाइन के बगैर करूं, ये बता। सर टाइमलाइन के बगैर। टाइमलाइन के बगैर। ओके, तो मैं ये टाइमलाइन तुम्हें मिल जाएगी, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें तुम्हें मिलेंगी, तुम इसको गो थ्रू करना, तुम्हारे पास पूरे 2 दिन है। ठीक है, इन 2 सर वो आपने कौन सा हाईलाइट किया था टॉपिक, मुझे एक बार दिखा दें? मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं ये सब आपको भेजूंगा, मैं अपने पास कुछ नहीं रखूंगा। ठीक है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले लें अपने लिए, मैं आपको यहीं से करवा रहा हूँ। ठीक है, आपने ले लिया था स्क्रीनशॉट, मैं दोबारा दिखा रहा हूँ। ठीक है, सर वो चौथा टॉपिक कौन सा जो ऊपर था कंपलसरी? वो बेनजीर। अच्छा ठीक है। मुझे लगता है कि अगर सेक्शन 3 से आया तो बेनजीर आ जाएगा, और नो। हालांकि मुझे जुल्फिकार अली भुट्टो भी लगता है, लेकिन अगर मैं ज्यादा वेटेज देखूं तो मुझे बेनजीर भुट्टो ज्यादा लगता है। लेकिन सेक्शन 2 के भी मैंने इसी तरह और सेक्शन 1 के भी मैंने इसी तरह निकाले, क्योंकि ये वो टॉपिक्स है, मैं फिर से बता रहा हूं, जो पहले नहीं आए हुए। ठीक है, अगर कोई पहले हुआ हुआ टॉपिक आ गया तो वो तो तुम नीचे तैयार कर ही रहे हो ना, यहाँ यहाँ तो सभी तैयार कर रहे हो। ठीक है ना, तो वो मैटर नहीं करेगा क्योंकि तुम्हारी ऑलरेडी तैयारी हुई हुई होगी। दिल मेरा कहता है कि सैयद अहमद खान का सवाल आ सकता है कंपलसरी में, लेकिन वो मैंने नीचे डाल दिया ताकि तुम पूरी तैयारी करो, और मैंने तुम्हें करा भी दिया है सवाल। ठीक है, अच्छा जी, मैं आपको लेकर जा रहा हूं जल्दी जल्दी ताकि आपका टाइम बचे, और हम सबसे पहले पहुंच रहे हैं। सर आप ये भेज दें ग्रुप पे। यस सर। मैं सारी चीजें भेजूंगा बेटा, यहाँ जितनी चीजें खुली हैं मैं दिखा रहा हूं तुम्हें, मैं ये भेजूंगा। ठीक है, जहां तुम्हारे पास ये तस्वीर थी कैसे सॉल्व करते हैं, मैं ये तुम्हें माइंड मैप भेजूंगा। ठीक है, ये वाला जो हमने हमने ये किया था, इसी में टाइमलाइन भी है। मैं अपने पास कुछ नहीं रखने वाला, ये आपकी है चीज। ठीक है, ये सब आपके लिए ही क्रिएट किया है। ये मैंने पॉइंटर्स नोट बनाए हैं, इसमें मैंने आपको लेवल 3 लेवल 4 करके लिख के भी दिया हुआ है, क्या क्या आंसर में जा सकता है, किस तरह जा सकता है, कैसे फायदा है कैसे नुकसान है। ठीक है, फिर यहाँ पर मैंने जो आपको प्रेडिक्टेड टॉपिक्स बताए हैं ये भी मैं आपको भेज दूंगा। फिर ये एक मॉक का पेपर है आपके लिए। ठीक है, ये भी मैं आपको भेज दूंगा। क्लियर है? ये सवाल यस सर। किस तरह आपके लिए लिखा हुआ है कि पैराग्राफ कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, ये भी मैं आपको भेजूंगा। हाँ, ये जो 2 टैब्स खुले हुए हैं ये हैं ही पास पेपर्स, इसको भेजने का कोई फायदा नहीं, ये सिर्फ समझाने के लिए दिया था। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फॉर अ गुड 4 मार्क का। डेट्स होनी चाहिए, नेम्स होने चाहिए, इम्पैक्ट होना चाहिए, एंड रिजल्ट, एक्सेप्टेंस, रिएक्शन होनी चाहिए, ताकि तुम्हारा ऑटोमेटिकली 4 मार्कर के थ्रू ही तुम्हारा एक अच्छा डिस्क्रिप्टिव आंसर बन जाए, जो तुम्हारी एक्सप्लेनेशन और इम्पैक्ट और आउटकम को भी देख रहा हो। ठीक है, इसी 4 मार्कर्स के थ्रू तुम्हारा एक अच्छा पैराग्राफिक आंसर क्रिएट हो सकता है। ठीक है, अच्छा जी, वापस आ रहे हैं अपने मेन काम के ऊपर। जुल्फिकार अली भुट्टो की डोमेस्टिक पॉलिसीज थी, जल्दी से देखो डोमेस्टिक पॉलिसीज।
मुझे थम्स अप या गो अहेड बोल देना। मैं तुम्हें पहली दो चीजें दिखा रहा हूं, ये तुम्हारे शुरू के 7 मार्क्स हैं। ये 7 मार्क्स होगा जो तुम क्रिएट करोगे, इसको तुम डेवलप करोगे, और ये तुम्हारा 3 होगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म पूछ लिया उसने तो सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। ठीक है जो सर नेशनलाइजेशन का मतलब कि गवर्नमेंट के हाथों में आ गया है यस, सब कुछ। सब कुछ गवर्नमेंट का हो गया। इसको तसल्ली से देखो, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा, तुम पढ़ रहे हो। ठीक है, कहीं समझाने की जरूरत होगी तो बताऊंगा, बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लिखा है, समझ आ जाएगी बात। ठीक है, बस सिर्फ मुझे ये बता देना कि पढ़ लिया, ताकि मैं नीचे स्क्रॉल डाउन कर दूं। तसल्ली से देखो। सर पढ़ लिया। सर आप 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे? अच्छा बेटा, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के बारे में आप पूछ रहे थे, उसमें मुसलमानों के एस्पेक्ट से जो बात थी सबसे ज्यादा वही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को मुसलमान होना जरूरी है। ठीक है, और ये भी जरूरी है कि आपके पास अहमदीस को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, और जो पॉलिटिकली बात है वो ये कि आपके प्रेसिडेंट से पावर लेके प्राइम मिनिस्टर को दे दी। ठीक है, तो ये इसके कुछ मेन फीचर्स हैं। आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। यस आयशा, वही बोले। सर आप थोड़ी देर ऊपर करेंगे इसको? ओके, सर प्रेसिडेंट से जो पावर ली थी, जी जी बोलें। प्रेसिडेंट से जो पावर लेके प्राइम मिनिस्टर को दी थी वो 13th अमेंडमेंट के जरिए दी थी। नहीं नहीं, वो तो आगे की कहानी है। 13th अमेंडमेंट तो बहुत आगे की कहानी है, वो तो नवाज शरीफ बेनजीर वाली कहानी है। ये तो अभी कॉन्स्टिट्यूशन बना है, तो अभी फौरन फौरन कहाँ से 13th अमेंडमेंट आ जाएगी? अभी तो टाइम लगेगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो 13th चेंज था वो बात की बात है, वो 20 साल 25 साल बाद की बात है। ठीक है, अभी तो कॉन्स्टिट्यूशन ओके बना है, सर। अभी तो चेंज कर रही है। ओके जी, आई होप कि आपको ये सारी चीजें रिकॉल हो गई होंगी। ये वो टॉपिक है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं नहीं चाहता कि आपके मार्क्स कहीं भी इधर या उधर जाएं, इसलिए आपको ये दिखा बता रहा हूं कि इसको अच्छे से देख लो। ठीक है, सर इस आंसर में कंक्लूजन क्या होगा? कंक्लूजन आपके अपने ऊपर बेस करता है, आप कौन सी चीज को मेन समझ रहे हैं। भले आप लेवल 3 में कर रहे हो या लेवल 4 वाले को समझ रहे हो,
आप देखें कि आप किस चीज को ज्यादा समझते हैं बेहतर। मेरे ख्याल से तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी उसकी, लेकिन अगर आप कहते हैं कि नेशनलाइजेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि नेशनलाइजेशन शुरू में इंपॉर्टेंट थी लेकिन आगे जाके उसको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी और नेशनलाइजेशन की वजह से उसकी गवर्नमेंट भी गिर गई थी। इट वाज वन ऑफ द रीजन। जी बेटा, बोलने वाली। सर मैं पूछ रहा था ये जो है एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में ये टेनेंट्स को मतलब कि जो एक पर्सन होता है उससे कितनी लिमिट मिलती है लैंड की? देखो, तुम अगर फैक्ट्स इस सवाल में ना भी लिखो तो भी कोई मसला नहीं है, तुम्हारी एक्सप्लेनेशन मैटर करती है, ठीक है। मैं इसलिए इसको प्रिस्क्राइब नहीं करूंगा क्योंकि फिर तुम अयूब खान और इसमें फंस जाओगे और दोनों की एक्सप्लेनेशंस मिला दोगे, ठीक है। इसलिए इसको अवॉइड ही करो। जब मैं कैम्ब्रिज के ट्रेनिंग पे गया तो वहां पर एक बच्चे ने डेट्स और इसी तरह की जो फैक्चुअल अमाउंट्स होती हैं वो इस वाले सवाल में 14 मार्क में गलत लिखी हुई थी। तो एग्जामिनर ने कहा कि मैं इसको अवॉइड कर रहा हूँ, इसको मैं पेनल्टी नहीं लगा रहा कोई, या मैं इसको गलत नहीं कह रहा, क्योंकि मुझे इसकी एक्सप्लेनेशन से मैटर है, ठीक है। फैक्ट तुम्हारा चेक होगा 4 मार्कर में, वहां जरूर देखना, ठीक है। और ठीक है सर। तो 14 मार्कर है वहां तुम्हारी एक्सप्लेनेशन मैटर करती है और 7 मार्कर में भी एक्सप्लेनेशन मैटर करती है, ठीक है। अच्छा जी, हम आगे चल रहे हैं और हम दो सवालों को और देख रहे हैं यहाँ पर। जरा एजुकेशनल और मिलिट्री रिफॉर्म भी जरा एक नजर देख लें। जी अरीज, जरा जल्दी जल्दी बोलिएगा प्लीज। सर इसके और अयूब खान के एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में क्या फर्क है? अयूब खान अयूब का जो खान है, जो वो तो ग्रीन रेवोल्यूशन वाला था, ठीक है। ठीक है, मैं आपको एक चार्ट बना के इसका भेज दूंगा, मेरे पास एक चार्ट बना हुआ है बाय द वे। उससे भी बेहतर चीज जो मैं आपको अगर प्रोवाइड करूं, आपकी एग्रीकल्चर का चैप्टर जो आपकी ज्योग्राफी की बुक में दिया हुआ है, अगर तुम समझना चाहते हो तो वहां पर ईयर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है, तो ईयर वाइज तुम्हें पता चल जाएगा अयूब का कौन सा टाइम था और भुट्टो का कौन सा टाइम था। अगर तुम एक नजर उसको देख लो, वहां से कोई भी एक पॉइंट उठा लो, दैट वुड बी इनफ, ठीक है। अच्छा जी, इसके साथ आगे चलते हुए मैं जो चीज आपको बताना और कराना चाह रहा हूं, दैट इज वाई जुल्फिकार अली भुट्टो फेल फ्रॉम पावर। काइंडली व्यू दिस, बिकॉज जुल्फिकार अली भुट्टो के ये दो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्यों वो पावर से गिरा? इलेक्शंस रिग्ड हुए, इलेक्शंस रिग्ड होने के सर बाद, आपकी आवाज कट रही ओके, है। अब आ रही है आवाज सही? सर आपकी आवाज कट रही है। अच्छा, एक बार साइन आउट होके दोबारा साइन इन हो सर शायद, कट रही ठीक है। अच्छा, अच्छा, है 1977 सर। के इलेक्शंस के रिग्ड होने का इल्जाम लगा, तो जब वो थोड़ा सा ज्यादा मामला खराब हो गया तो एक, लोगों का ट्रस्ट उस पर से हट गया। दूसरा, जो अपोजिशन थी पाकिस्तान नेशनल अलायंस पीएनए, उसने जब प्रोटेस्ट शुरू किए तो केओस हो गया, और केओस की वजह से जनरल जिया को मौका मिला कंट्रोल लेने का और उनको रिमूव किया पावर से और खुद आ गए, ठीक है। यानी मतलब मार्शल लॉ लगा दिया। अब भुट्टो का प्लान जो कंट्री को बेहतर करने का था, जैसे नेशनलाइजेशन के थ्रू और एग्रीकल्चर पॉलिसी के थ्रू, वो ज्यादा कुछ काम नहीं कर रहा था एट द एंड। तो पीपल गॉट अपसेट बिकॉज ऑफ दीज पॉलिसीज, एंड इवन दो इट वाज मेंट फॉर देयर बेटरमेंट, बट लोग उसके खिलाफ हो गए थे। तो ये तीन बातें आपकी भुट्टो के अगेंस्ट जाती हैं, उसकी पावर से गिरने की। यहां पर तुम्हारे पास भुट्टो को एग्जीक्यूट करने की रीजंस हैं, क्यों उसको एग्जीक्यूट किया गया। एफएसएफ का तुम्हें पता है, एफएसएफ बनी थी, एफएसएफ जो बनी थी उससे वो अपने, कहते थे कि अपने दुश्मनों को टारगेट करता था। वहीं पर एफएसएफ के थ्रू एक मर्डर हुआ था, कंट्रोवर्शियल मर्डर केस था, उसकी वजह से कहते हैं कि जी भुट्टो साहब को फांसी हुई, क्योंकि वहां पर जिसने गोली चलाई थी उसने कहा मुझे भुट्टो साहब ने ऑर्डर दिया था। एक रीजन ये। दूसरा ये कि पॉलिटिकल मोटिव्स बहुत थे। भुट्टो चाहता था वापस आना, ठीक है, इलेक्शंस के बाद, जो इलेक्शंस कॉल करने के लिए दिए हुए थे, लेकिन इलेक्शंस कभी हुए ही नहीं और उसको पकड़ लिया। क्योंकि अगर भुट्टो इलेक्शंस होते तो भुट्टो इलेक्शंस जीत जाता, ठीक है, और भुट्टो इलेक्शन जीत जाता तो आने के बाद सबसे पहले जियाउल हक को हटाता। तो भुट्टो की एग्जीक्यूशन इसलिए जरूरी थी कि मिलिट्री कू रहे, ठीक है ना, पॉलिटिकल पावर में जो आ गए हैं वो वापस वहीं रहें, तो उसलिए उसको वापस नहीं आने देना चाहते थे, और वो जिंदा रहता तो वापस ही आ जाता।
Bhutto's execution occurred amid political instability and military dominated environment, serving as a warning to the dissenting voices. भुट्टो को सजा देना इसलिए जरूरी हो गया था क्योंकि जो आवाजें उठ रही थी भुट्टो के साथ साथ उनको भी चुप कराना जरूरी था। समझाने के लिए कह देता हूँ, इट्स नथिंग रिलेटेड टू योर कोर्स, लेकिन बात समझने के लिए, समझाने के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ऐसे कहा जा सकता है कि कब्र एक थी और बंदे दो। द फेमस पॉलिटिशियन शेख रशीद सेज के एक कब्र थी और उसमें बंदे दो थे, तो कोई एक ही बंदा लेट सकता था। तो जो पावर में था ज़ियाउल हक, वो खुद तो नहीं लेट सकता था, तो ही orchestrated Zulfikar Ali Bhutto's execution. By the way, after 45 years, आज 45 years बाद, ये पिछले हफ्ते की उन्होंने वापस ले लिया। 45 years बाद उन्होंने ऐलान किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो इनका डिसीजन था वो गलत था एंड भुट्टो वाज नॉट गिल्टी। तो अब आप सोच लें कि पाकिस्तान के हालात कैसे हैं। ठीक है जी, आगे चलें। जी अरीज कुछ कह रही हैं तो बताएं जल्दी से, वी हैव अ वेरी लिमिटेड टाइम। नहीं सर, वो पहले का हाथ रेज हुआ है। ऑल राइट, ओके। अच्छा जी, ज़ियाउल हक के बारे में फॉरेन पॉलिसी है, ठीक है। और जी आयशा बोलें। सर मुझे जुल्फिकार के थर्ड वाला पॉइंट समझ नहीं आया, एग्जीक्यूट वाला। भाई ऐसा समझ लो कि क्लास में तुम, अरीज और इंशाल बातें कर रही हो, ठीक है, लेकिन मुझे चुप कराना था तुमको, लेकिन मैंने चुप कराया किसको? अरीज को, और बहुत डांट के। तो डर के तुम भी चुप होके बैठ जाओगी, ये था वो तीसरा पॉइंट, ठीक है। जुल्फिकार अली भुट्टो सबसे बड़ी फिल्म था, ठीक है ना, तो अगर सबसे बड़े को चुप करा देंगे तो ऑटोमेटिकली छोटे वाले भी चुप हो जाएंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे आज इमरान खान को पकड़ा हो, ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन। ओके जी, आपके पास सवाल सामने है, इस सवाल को सामने देखें। आपके पास अफगान मिरेकल ही क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था जुल्फिकार अली भुट्टो की फॉरेन पॉलिसी का? जरा देखें, यहाँ सारी पॉलिसीज लिखी हुई हैं, ठीक है। गो थ्रू करें, मेरा माइक ऑफ है। आई हैव अ विजिटर एट सर अफगान मेडिकल कौन से ईयर में हुआ था? 1979 से शुरू हुआ था, ठीक है। मेरा माइक म्यूट है, मेरे दरवाजे पे कोई आया, ठीक है, जरा गो थ्रू करें इसे जल्दी जल्दी। सर जी मेरा बेटा। आपकी आवाज कट रही थी बार बार। अच्छा, नहीं नहीं, मैं बेसिकली दरवाजे पे कोई आया था तो मैं वहां देख रहा था। हाँ जी, कोई चीज इसमें है जो समझ ना आ रही हो? अच्छा, अगर इसको सर सक्सेस, ये सियाचिन तो ग्लेशियर इशू क्या है? सियाचिन ग्लेशियर था क्या? सियाचिन ग्लेशियर इशू ये है कि सियाचिन ये ग्लेशियर है पाकिस्तान में और वो इंडिया तक भी जाता है, तो दोनों कंट्रीज इस पे लड़ती हैं कि ये हमारा है, ये हमारा है, ठीक है। तो एक बार जो इंडियन फौजी थे वो नीचे उतरे, तो पाकिस्तानी ट्रूप्स ने, जो कि उसी इलाके में थे, उन्होंने देख लिया कि ये नीचे उतरे हैं पहाड़ से, तो पाकिस्तान ने उनकी पोजीशन ले ली। तो इस जगह से उनके पास ग्लेशियर आ गया, यानी मतलब जो ऊंचाई पर होता है उसी का फायदा होता है, उसी के कब्जे में होती है चीज, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि जी ये आपने गलत किया है, ये तो हम थे यहाँ पे, यहाँ तो ये ऐसा नहीं है वैसा नहीं। तो बेसिकली वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी, ठीक है। और बेसिकली वो पानी का जखीरा है, वो ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा था, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं इसमें से आपको हाईलाइट कर रहा हूँ अफगान मिरेकल के दो सर अच्छे। ये सक्सेस हुई या फेलियर जिया की?
सियाचिन हमारी सक्सेस है, ठीक है, हमने ले लिया था इंडिया से, ठीक है, तो हमारा तो सक्सेस है, ठीक है। अब जो चीज मैं तुम्हें सक्सेस और फेलियर के हवाले से बता रहा हूं उसको जरा नोट करो। अफगान मिरेकल के जब तक तुम्हें डॉलर्स मिल रहे थे, ठीक है, जब तक तुम्हें आर्म्स, ट्रेनिंग टू अफगान फाइटर्स एंड वेपन्स एंड डॉलर्स मिल रहे थे, यानी मतलब फाइनेंशियल एड और मिलिट्री एड मिल रही थी, तब तक वो तुम्हारा अफगान मिरेकल सक्सेसफुल है और उसकी वजह से तुम्हारी इकोनॉमी भी अच्छी चल रही थी, ठीक है। 7% ग्रोथ थी तुम्हारी नेशनल प्रोडक्ट में। अगर तुम्हारा दूसरी साइड पे ले जाओ अफगान मिरेकल को, तो अफगान मिरेकल तुम्हारा इसलिए नेगेटिव था क्योंकि तुम्हारे यहाँ क्लैशनकॉफ कल्चर शुरू हो गया था ड्यू टू दी अफगान रेफ्यूजीज, ठीक है। तो अफगान मिरेकल तुम्हारे लिए ऐसे बुरा भी साबित हुआ। लेकिन अफगान मिरेकल का एक और एलिमेंट है कि अफगान मिरेकल के वजह से जब तुम्हारे पास बहुत ज्यादा मिलिट्री एड आ रही थी, तो उस मिलिट्री एड से तुमने न्यूक्लियर और फाइनेंशियल एड से न्यूक्लियर के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। तो न्यूक्लियर के ऊपर जब काम करना शुरू किया, तो अमेरिका को जब लगा कि आप न्यूक्लियर पे काम कर रहे हैं, तो उन्होंने एनपीटी साइन करने के लिए आपको कहा, जो आपने रिफ्यूज कर दी। न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन करने को कहा कि आप नहीं बना रहे हैं न्यूक्लियर। तो जब आपने ये किया और रिफ्यूज कर दिया, तो लगा उनको कि शायद आप वाकई बना रहे हैं, तो उन्होंने आपको प्रेसलर अमेंडमेंट के थ्रू आपकी एड बंद कर दी, वो जो फाइनेंशियल और मिलिट्री एड आ रही थी। तो इसका मतलब अफगान मिरेकल के अंदर एक ये एनपीटी का एलिमेंट जो आया, ये हमारे रिलेशंस भी खराब कर गया, ठीक है, और ये सक्सेस से फेलियर की तरफ भी आ गया, ठीक है। अच्छा जी, साथ साथ हमारे रिलेशंस विद चाइना, जिससे कराकोरम हाईवे हमारा खुला, और न्यूक्लियर कोऑपरेशन ट्रीटी हमने 1986 में साइन की उनके साथ, तो हमारे डिप्लोमेटिक टाइज अच्छे हो गए, तो ये चाइना के साथ रिलेशंस अच्छे में। अब तुम्हारा सक्सेसफुल इवेंट एक और है, और वो है क्रिकेट डिप्लोमेसी। और वो क्रिकेट डिप्लोमेसी तुम्हारी किस चीज को बचाती है? वो वॉर को बचाती है। अब इसको इंटरलिंक करके चलो यहां से, ठीक है। खालिस्तान इशू होता है 1980s में। इंडिया जैसे तुम्हारे पास क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश होता है, वहां पे मुक्ति बानी होते हैं, इसी तरह खालिस्तान का इशू हो रहा होता है। और लगता यह है कि इंडिया इल्जाम लगाता है और वो ये कहता है कि आप हमारे यहाँ सिखों को ट्रेन कर रहे हैं जैसे हमने मुक्ति बानी किए थे। अब वो ये नहीं मुंह से बोलते कि हमने मुक्ति बानी किए थे, लेकिन इल्जाम यही लगाते हैं कि आप ट्रेन कर रहे हो और आप हमें हमारा पंजाब अलग करना चाह रहे हो। तो इस चक्कर में वो अपने पंजाबी सिखों पे अटैक करते हैं और वहां पे बहुत सारे लोगों को मार देते हैं। जब मारते हैं तो उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर होती है इंदिरा गांधी, और वो इंदिरा गांधी से बदला लेते हैं वो सिख। जब वो सिख बदला लेते हैं, तो इंडियंस फिर से कहते हैं कि ये भी बदला जो है ये पाकिस्तानियों ने ही दिलवाया है सिखों के थ्रू, ठीक है। तो आपके ताल्लुकात खराब हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन इस ताल्लुकात खराब होने से राजीव गांधी, जो इंदिरा गांधी के बाद प्राइम मिनिस्टर बनता है, उसका बेटा होता है, वो कहता है कि हम तो जी मारेंगे पाकिस्तान को। तो वो वॉर के लिए रेडी होता है और 1987 में दोनों कंट्रीज बॉर्डर पर अपनी अपनी फोर्सेस लेके खड़ी होती हैं। लेकिन जियाउल हक एक क्रिकेट मैच देखने इंडिया पहुंच जाता है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को देखने के लिए। उस मैच में जब वो वहां पहुंचता है और वो मैच देखते देखते वो कुछ बातें इतनी करता है कि जो मिलिट्री टेंशन होती है ये कम हो जाती है, और इंडियन लीडर्स फिर उनको कहते हैं कि आप एक दिन के लिए क्यों आए, आप 2-3 दिन के लिए और रुकें। और 2-3 दिन के लिए जब और रुकते हैं तो टेंशन रिलीज हो जाती है और ये डिफ्यूज जो हो जाती है सिचुएशन, इसको क्रिकेट डिप्लोमेसी कहा। और ये एक सक्सेसफुल इवेंट था। खालिस्तान इशू वाज नॉट अ सक्सेसफुल इशू, बट क्रिकेट डिप्लोमेसी वाज अ सक्सेसफुल। तो तुम्हें जियाउल हक की 2 बातें करा दी। अब मैं तुम्हें नवाज शरीफ बेनजीर के पास लेकर जा रहा हूँ, यार मतलब उनके पास नहीं, उनके काम के लिए लेकर जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको जरूर देख लेना। और ये सवाल अगर तुम देख लो, सिर्फ ये सवाल बेनजीर भुट्टो वाला 4 मार्कर्स देख लो, तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। What problem did बेनजीर भुट्टो फेस एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? यहाँ कोई टर्म नहीं लिखा, तो मैंने दोनों टर्म्स की बातें की है, 1988-90 और 93-96, ठीक है। फेस्ड ऑपोजिशन फ्रॉम पॉलिटिशियंस हु वांटेड हर टू फेल, and her husband Zardari was accused of corruption, and there were divisions within her party PPP, जिस तरह उसके भाई की बात हुई थी, ठीक है। The IGI was criticized, IGI criticized the government for being close to USA and the confrontation with the provincial governments
जैसे कि एमक्यूएम के साथ फड्डा हुआ और पक्का किला मैसेकर हुआ। अगली चीज मैं आपको दिखा रहा हूं, आप रीड करें और इस सवाल को देखें। ये 14 मार्क होगा जो आपके सामने आएगा, बल्कि 7 मार्कर होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा जल्दी से देखें, मैं माइक क्लोज कर रहा हूं। सर आपने इसमें पक्का के लिए इंसिडेंट नहीं डाला। जानबूझ के नहीं डाला मेरा बेटा, क्योंकि अगला सवाल देखोगे तो समझ आ जाएगी। ठीक है, देखो, गुलाम इसाक से कॉन्फ्लिक्ट, नेपोटिज्म और करप्शन के चार्जेस, कोएलिशन चेंजेस। अच्छा, बल्कि कोएलिशन चेंजेस में यहाँ पक्का किला मैसेकर डाला तो है नंबर 3 में। बाय द वे, एक 10 मार्कर सवाल, 14 मार्कर सवाल इसके बाद वेट कर रहा है तुम्हारा, वो देखोगे तो समझ आ जाएगा। नवाज शरीफ से भी फटा था पंजाब में। अच्छा, नवाज शरीफ से फटा कैसा? फर्ज करो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त गवर्नमेंट इमरान खान की पार्टी की वो होती। आईजीआई चलाई थी ना। हाँ, पूरे पाकिस्तान में अगर इमरान खान का रूल होता, लेकिन पंजाब में ना होता, तो पंजाब तो पाकिस्तान का 62% है, विद विद द लैंड, सम ऑफ द लैंड 40-50%, और विद द पॉपुलेशन 62% है। तो इतना ज्यादा इलाका अगर फेडरल गवर्नमेंट के पास नहीं होगा तो बहुत मुश्किल होगी। यही इसको भी हुई थी। ठीक है, अब आपके पास इसके बाद एक और पॉइंट जो आता है। ठीक है, सर आप पक्का किला मैसेकर बता देंगे एक दफा? मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये लिखा, पक्का किला मैसेकर इन 1988 पीपीपी secured a majority but faced challenges in forming a government. The coalition with MQM in Sindh province began to crumble. इन्होंने कोएलिशन बनाई, कोएलिशन मतलब अलायंस किया एमक्यूएम के साथ गवर्नमेंट बनाने के लिए, बट वो क्रम्बल हो गया ड्यू टू इश्यूज सच एज द प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज एंड कल्चरल डिफरेंसेस लीडिंग टू वायलेंट कॉन्फ्रंटेशंस इंक्लूडिंग पक्का किला इंसिडेंट वेयर लाइव्स वर लॉस्ट। अब पक्का किला मैसेकर के हवाले से जो सवाल आपका 4 मार्कर मैंने यहाँ पे बना के दिया हुआ है, उसको जरा एक नजर देख लें। द पक्का किला मैसेकर occurred in May 1990, Hyderabad, where 40 supporters of MQM were killed by the police. अब याद है, पुलिस ने पहले भी एक बार मारा था, उसको भी हमने मैसेकर कहा था, वो जलियांवाला बाग याद आ रहा है? तो जहां तुम्हारे पास पुलिस मारेगी वहां मैसेकर कह देना। ठीक है, इंक्लूडिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन। द वायलेंस allegedly politically motivated, पॉलिटिकली मोटिवेटेड यानी मतलब पीपीपी के पुलिस वालों ने मारा उर्दू स्पीकिंग लोगों को, तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड वाली बात हो गई। ठीक है ना, क्योंकि वो उर्दू के लिए बात कर रहे थे और ये सिंधी के लिए प्रोटेस्ट हो रहा था। ठीक है ना, और सिंध में लोगों को कुछ जॉब्स देने के ऊपर हो रहा था। तो राइवल पार्टी ने एक दूसरी राइवल पार्टी के लोगों को मार दिया, ये बिल्कुल ऐसे पोर्ट्रे हुआ। इसकी वजह से प्रेसिडेंट गुलाम इसाक ने इसकी गवर्नमेंट निकाल दी। समझ आई बात? तो ये एक रीजन था। यहाँ 4 मार्कर्स दिए मैं बहुत सारे, इन सारे 4 मार्कर्स को जब देखोगे तो तुम्हें सवाल के जवाब में आसानी होगी। एक रीजन इसका ये था 1990 में जाने का। 1996 में ये क्यों गई, यहां देखो तुम्हें 3 रीजंस नजर आ जाएंगे। जरा जल्दी से देखें इन 3 रीजंस को। मैं इसको पहले 2 रीजंस को बड़ा कर देता हूं, तसल्ली से देखें। 1996 में सेकेंड टाइम ये गवर्नमेंट से क्यों गई। सर क्लास एंड कब तक हो जाएगी? बेटा 10-15 मिनट मैक्सिमम। सर सुने। जी सर इसमें क्या कहलाता है, ये जो भुट्टो का जो भाई मरता है, इस पे भी इल्जाम आता है ना फिर भुट्टो पे? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये वही वाला है।
ओके जी, ये दो चीजें आपने देख ली। इन दूसरी चीज में तीसरी चीज आपका क्लैश विद सुपीरियर कोर्ट्स। वो चाहती थी अपने तौर पे जजेस लगाना, ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जजेस इस तरह नहीं होते, जजेस हम बताएंगे कि कैसे लगेंगे। बट पार्लियामेंट वर्सेस या प्राइम मिनिस्टर वर्सेस द सुप्रीम कोर्ट का मामला हो गया, जो कि एक क्लैश बन गया, ठीक है। तो ये दो रीजंस इसके 96 वाला और 1990 वाला, ये इसके दो अलग अलग वो हैं। इसमें आपके पास, जी बेटा बोले अयान। इसमें प्राइवेटाइजेशन आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, प्राइवेटाइजेशन का फेलियर भी इसमें बिल्कुल आ सकता है, ठीक है, क्योंकि ये अपने वादे प्राइवेटाइजेशन हो नहीं पाई सही से, और अपने इकोनॉमिक जो इसके गोल्स थे वो पूरे नहीं हो पाए। बिल्कुल आ सकता है, चौथा पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन कोई तीन आप दे देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। अच्छा जी, आपके पास डॉक्यूमेंट में ये प्राइवेटाइजेशन वाला सवाल आपको मिल जाएगा, आपको और भी इसके 14 मार्कर्स मिल जाएंगे। जरा आप नवाज शरीफ के फॉल फ्रॉम ऑफिस की 3 रीजंस पहले वाले देख लें। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारे आखिरी 2 पॉइंट्स रह गए हैं नवाज शरीफ के, दोनों डाउनफॉल्स। जरा जल्दी से देखें, ठीक है, और प्लीज लेफ्ट ओवर मत करिएगा, जरा सर जल्दी। कल भी क्लास है आपकी? नहीं बेटा, कल कोई क्लास नहीं है, दैट्स इट। हमारी 4 मई को क्लास होगी और वो होगी ज्योग्राफी की, ठीक है, जो इससे टोटली डिफरेंट और टोटली मजेदार होगी। आई नो के हिस्ट्री थोड़ा सा ड्राई हो जाता है, ठीक है। एक येलो कैब स्कीम इनका रीजन था, ठीक है, फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज का स्कैंडल इनका एक रीजन बना, फिर गुलाम इसाक खान से इनकी 8th अमेंडमेंट के ऊपर जो पावर स्ट्रगल थी वो एक रीजन बना। इसी तरह जब इनका दूसरा टाइम आया, दूसरे टाइम में जनरल मुशर्रफ के बारे में सवाल बन सकता है। यही सवाल दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, मैं दोनों सवाल बता रहा हूं। वाई नवाज शरीफ वाज वाई नवाज शरीफ फेल फ्रॉम पावर इन 1999, और इसी सवाल को दोबारा बना के किया जाता है कि इसी सवाल को दोबारा बना के किया जाता है कि जनरल मुशर्रफ कैसे पावर में आ गए। तो ये दोनों चीजें सेम है, ठीक है, ये दोनों चीजों का आंसर भी सेम ही रहेगा, सिर्फ स्टाइल ऑफ क्वेश्चनिंग चेंज हुई है, ठीक है। सर जनरल मुशर्रफ की सोर्स भी आ सकती है ना? सोर्स, हाँ बिल्कुल आ सकती। मैंने इसीलिए तो नवाज शरीफ बेनजीर का टॉपिक दिया आपको, ठीक है। नवाज शरीफ बेनजीर का टॉपिक इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट है। सर आप मुझे बता सकते सॉरी, दोबारा कहिएगा बेटा। आप मुझे बता सकते हैं कारगिल कॉन्फ्लिक्ट क्या था? मैं आपको बिल्कुल बता सकता हूं, लेकिन अगर आप 2 मिनट रुकेंगी तो मैं बता देता हूं, ठीक है। ओके। मैं आपको इसका 4 मार्कर भी दिखा देता हूं। कारगिल कॉन्फ्लिक्ट एक छोटी सी वॉर थी जिसमें ब्लेम शिफ्ट हो गया था, ठीक है, नवाज शरीफ मुशर्रफ को और मुशर्रफ नवाज शरीफ को कह रहे थे, ठीक है। अभी मैं आपको इसका 4 मार्कर दिखाता हूं। आपके पास ये वाला सवाल आपको समझ आ गया सारा। मैं आपको इसका 4 मार्कर दिखाता ताकि आपकी क्लैरिटी अच्छे से डेवलप हो जाए, क्योंकि 4 मार्कर्स ही आपके मजीद आगे डेवलपमेंट में फायदा देते हैं। देखें आपके सामने क्या लिखा हुआ है। कारगिल कॉन्फ्लिक्ट टुक प्लेस फ्रॉम मई टू जुलाई 1999 बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। देखो इसमें डेट भी आ गई और 2 लोगों के नाम भी आ गए। यही मैंने आपको बताया था कि इस तरह करते। देखो यहाँ पे मैंने इसी तरह बताया था, डेट्स और नेम ऑफ पर्सन, ठीक है। अब इसके इम्पैक्ट के बारे में बात करें, ठीक है। इट वॉज अ लिमिटेड मूवमेंट बाय पाकिस्तानी सोल्जर्स इनटू द कारगिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर। जो इंडिया में कश्मीर है वहां एंटर हो रहे थे, ठीक है। तो आसानी से एंटर तो हो नहीं सकते थे, ठीक है ना। वो तुम्हें तो पता है, ये तो जंग वाला मामला है, ठीक है। इसी तरह, सर जी जी, एक पैलेस्टीन से रिलेटेड सवाल आता है, वो क्या आता है? अब वो नहीं आएगा, वो कोर्स में नहीं है, ठीक है। पहले आता था। कोर्स सर में नहीं है? सुने, फलस्तीन नहीं है अब कोर्स में आपके। सर अभी तो आया जून 2028 में। नहीं, अब नहीं है, जी सर। नहीं है बेटा। आ जाए तो छोड़ देना बेटा, ठीक है। 2023 में सारे आया। नोट्स में मौजूद है, नोट्स में पढ़ लेना। आपके पास
आपके पास इस दफा जो अपडेटेड कंटेंट था उसमें फलस्तीन नहीं था, ठीक है। और आपको अब शायद आजकल रीजन भी समझ आ रहा होगा, जब आपने यहाँ पीएसएल में देखा भी होगा लोग झंडे लब लेके गए थे, तो आपको गवर्नमेंट की पॉलिसी से भी अंदाजा हो रहा होगा यकीनन, ठीक है। बहरहाल कारगिल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो लोग पर्सनालिटीज इन्वॉल्व थी वो जनरल परवेज मुशर्रफ जो कि आर्मी चीफ थे उस वक्त, ठीक है। और साथ साथ आपके इंडिया पाकिस्तान की टेंशन अराइज हो रही थी, ठीक है। जब आपकी ये मूवमेंट हुई और इसके बारे में इंसर्जेंसी और इंडियन कश्मीर के अंदर जब ये सारा मामला हुआ, तो एक सारा मामला इंटरनेशनल स्टेज पे चला गया। इसी की वजह से आपको सारी चीजें दोबारा से करनी पड़ी, क्योंकि नवाज शरीफ का पैटर्न ये था, नवाज शरीफ का कहना ये था कि मुझे नहीं पता ये क्यों हुआ है और मैं तो नहीं जानता। आर्मी चीफ का कहना यह था कि हमने तो बता के किया है। सो इट वाज अ ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट जो कि दो बड़ी पावर्स के दरमियान, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान शुरू होने लगा था, ठीक है। अच्छा जी, लास्ट, क्या हुआ क्या? जी दोबारा बोलें बेटा। मैंने कहा असल में कराया किसने था? मुझे आपकी आवाज सही नहीं आ रही, दोबारा बोलें। मैंने कहा असल में ये आर्मी की तरफ से हुआ था या नवाज शरीफ की साइड से? यार अब ये कह तो नहीं सकते, अब ना नवाज शरीफ सच्चा है ना बाकी लोग, तो हम क्या कहें। फैक्ट ये है कि ये काम किया था पाकिस्तान के कुछ लोग नॉर्मल कपड़ों में कश्मीरी बन के गए थे कश्मीर को आजाद कराने के लिए, बट इट फेल्ड। शायद थोड़ी देर रह जाते तो बेहतर हो जाता। सर अच्छा जी, अब हम अपने कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं, और व्हाट आई वुड लाइक फ्रॉम एवरी वन ऑफ यू कि जो चीज़ें मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ उनको अच्छे से गो थ्रू करना। एंड thank you for the patience you showed today, and I would love to listen your feedback regarding this class, this session. Rest assured कि हमारा एक सेशन रहता है ज्योग्राफी वाला। फिर भी I would like some of you to say something about this session, खासकर कुछ लोग जो आज स्पेसिफिकली 10T 10C और 10S से हैं, और वो लोग जो स्पेसिफिकली मेरे बैच 6 में मौजूद हैं। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो I would like to hear your thoughts. सर बहुत अच्छा और हेल्पफुल आपका ये सेशन था और बहुत मजा आया और बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर हो गए। Thank थैंक you, यू। Fatma. टाइमलाइन सारी समझ आ गई। Thank you, Faris. Thank you. सर ये आपने सिलेबस देखा कहाँ से? सिलेबस बेटा आपकी जो SOWs होते हैं उसमें होता है मौजूद, प्लस ये अनाउंस होता है हर ईयर टू ईयर, ठीक है। बाकी सर आप ये आप हमें भेज सकते हैं? डॉक्यूमेंट में आपको अभी शेयर करूंगा, उसमें आपके पास इसका जवाब मौजूद है। मैंने फिर भी इसका जवाब पहले से बना के रखा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। सर जी बेटा। यस सर। सर ये प्लीज आप ये सारे नोट्स भी सेंड कर देना, ये जो 1990 के बाद है। मेरा बेटा मैंने आपको जितने टैब्स ओपन हुए हुए हैं सिवाय इसके और इसके, क्योंकि ये दोनों पास पेपर्स थे, जितने टैब्स मैंने ओपन किए हुए थे ये सब आपको मिलेंगे, ठीक है, विद द रिकॉर्डिंग एज वेल, राइट। यस सर, तो थैंक आप यू सर। हमारे कंची ग्रुप पे भी भेज देंगे? जी बेटा मैं सारे ग्रुप्स पे भेजूंगा, आप बेफिक्र रहें, रेस्ट अश्योर्ड। ये मेरे काम के चीजें उस वक्त हैं जब ये आपके काम की हैं, जब आप सक्सेसफुल हैं तभी मैं सक्सेसफुल हूँ, ठीक है। सो सर okay, just hold on, I'm अच्छा जी, हम अपनी क्लास का सेशन एंड करने लगे हैं, और इस क्लास के सेशन को एंड करते हुए हम आपसे अलविदा चाह रहे हैं until unless सफा हमारी क्लास खत्म हो गई है। अगर आप कुछ कहना चाह रही हैं तो आप कह सकती हैं, अदरवाइज यू कैन म्यूट योर माइक। हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे ज्योग्राफी के लिए।
अगर आप में से अपने व्यूज कोई शेयर करना चाहता है तो आप बिल्कुल शेयर करें फॉर टुडेज क्लास, अदरवाइज वी आर जस्ट एंडिंग अप। ठीक है, टेन टी और 10S और 10C, I would be there at PF chapter in the morning, or I should say afternoon। 1 बजे होगा ना पेपर, 1 बजे पहुंचोगे तुम लोग जी जी सर। इंशाल्लाह। आई वुड बी देयर। ठीक है, चलें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी लर्निंग अच्छी करिएगा। मैं ये सारी चीजें आपको भेज दूंगा, रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा, जब तक वो डेवलप होगी तब तक। ठीक है, थैंक यू, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आई होप यू एंजॉयड द सेशन टुडे। थैंक यू, ओके सर। अल्लाह हाफिज, थैंक यू। हाँ